हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का तीसरा लेक्चर पढ़ाएंगे आपको। उत्तल दर्पण, तीसरा लेक्चर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। जैसे देखो, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। इसमें बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन होता है, अंदर की तरफ से कलई लगी रहती है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, फोकस यहाँ पे। ये आपका केंद्र सी, ये आपका ध्रुव पी। उत्तर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष ही हो गया, उसके समांतर कोई किरण आया, दर्पण से टकराने के बाद रिटर्न फोकस से होके जाएगा। यहाँ से देखो, इधर पीछे फोकस से, जब इसको डाट से ही लगाना, फोकस से। आपका ये पहला नियम। दूसरा नियम कह रहा है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, मुख्य अक्ष। ये केंद्र से, ये फोकस। कह रहा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाले किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो मान लीजिए कोई किरण आया, टकराया, उसके फोकस से होके गया, टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम, उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परिवर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती है। जैसे आप अवतल दर्पण में पढ़े थे, उसी तरह वक्रता केंद्र पे अगर कोई किरण आ रही तो सीधे वक्रता केंद्र पर वापस चली जाएगी। जैसे आपका हो गया उत्तल दर्पण, आपका मुख्य अक्ष, फोकस, केंद्र, पोल। कोई किरण जो आएगा वो केंद्र से इधर की तरफ डाटेड करना, केंद्र की तरफ आया, फिर उसी रास्ते, उसी मार्ग पे वापस चला गया। ये आपका हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम, ये आपका दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, फोकस, केंद्र। ये किरण आपतित हुआ, उसके बाद परिवर्तित हुआ। आप एरो लगाना मत भूलना, वरना आपका गलत हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कोण बराबर होगा। जैसे कोण आई बराबर कोण आर, वही डिफिनीशन में लिखा गया है। उत्तर दर्पण के बिंदु P की मुख्य अक्ष के तिर्यक में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है। देखो, ये तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है। आपतित तथा परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हैं। ये कोण दोनों कोण समान रहेगा। तो कोण आई बराबर कोण आर आप लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित आकार। देखो, उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब अनंत पे है तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे मान लो आपका दर्पण हो गया, तो ये इधर प्रतिबिंब जो बनेगा इधर बनेगा, पीछे अत्यधिक छोटा पॉइंट पे बनेगा, एकदम छोटा रहेगा, आभासी और सीधा रहेगा। जो भी होगा, मतलब ये जो आपका वस्तु है, वस्तु बहुत छोटा रहेगा और सीधा बनेगा। और अगर वस्तु अनंत तथा दर्पण मतलब P के बीच में हो, मान लीजिए ये है, जब यहाँ अनंत और ये P इसके बीच में जब है वस्तु, तो P तथा ये आप हो गया और यहाँ C हो जाएगा। तो आपका प्रतिबिंब P और F के बीच में छोटा सा, आभासी और सीधा बनेगा। चलो आगे हम आपको बताते हैं। ये आपका पहला
देखो किरण आया, दर्पण से टकराने के बाद समांतर आ रहा है, तो ये टकराने के बाद ये फोकस से होके जाएगा, तो फोकस से होके ये वापस चला गया। इधर से भी आया तो फोकस से टकरा के चला जाएगा। ये आपका हो गया पहला नियम। दूसरा कह रहा जब अनंत तथा पी के बीच में हो, जैसे वस्तु जो है आपका अनंत, ये आपका अनंत हो जाएगा इधर, ये आपका पूरा अनंत हो गया मान लो, ये आपका ध्रुव पी, इसके बीच में कोई वस्तु है, तो ये दर्पण से टकराने के बाद देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो ये मुख्य अक्ष के जब समांतर जा रहा है तो टकराने के बाद किससे जाए, फोकस से होके गुजरेगा ना। तो यहाँ से ये देखो ये इधर रहेगा, इधर डॉटेड कर देना, फोकस से होके गुजरेगा, और उसके बाद दूसरा किरण जो है केंद्र से होके जाएगा। तो ये जहाँ काटता है वहीं आपका वस्तु बनता है। आपका वस्तु देखो अब ये आपका क्या हो गया, वस्तु हो गया, ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, वस्तु से बहुत छोटा है और क्या है, सीधा है, और किधर बना है, वस्तु के पीछे बना हुआ है। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लो कि अगर अनंत पर है, एकदम अनंत पे, यहाँ पे देखो जब अनंत पे हो तो कहाँ, दर्पण पर पीछे, यहाँ पे देखो पॉइंट पे एक बहुत छोटा पॉइंट से ही बनेगा, फोकस पर अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, इतना ही छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक, और दूसरा आपका जो कह रहा है कि अनंत, देखो इधर अनंत हो गया यहाँ पे, और ये पोल, इसके बीच में जो है आपका वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब देखो यहाँ पे बहुत छोटा सा, कह रहा ना, पी और एफ के बीच में, दर्पण के पीछे छोटा सा, तो छोटा सा बना, आभासी और सीधा। आ गया आपको समझ में। उत्तल दर्पणों के उपयोग, आइए हम इसको आपका उपयोग बताते हैं कि उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो सुनो, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे की वाहनों को देखने के लिए उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी, जैसे आदमी है गाड़ी चला रहा है, तो ये जो है यहाँ पे लाइट लगा रहता है पीछे देखने के लिए, तो मान लो यहाँ पे कोई चीज़ इतना बड़ा है, ठीक, तो वो शीशे में बहुत छोटा सा दिखाई देता है। अभी आप देखिए ना, आपका वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना छोटा बना था, इसीलिए गाड़ी में ये शीशा लगाया जाता है कि वस्तु जो पीछे है अगर बहुत बड़ी रहे तो उसको हम छोटा सा देख सकें, अगर मान लो बड़ी सी है तो उसको छोटा सा हम शीशे में देख सकते हैं। ठीक, और उत्तर दर्पण इसीलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ड्राइवर को अपने पीछे वस्तु बड़े देखो बड़े वस्तु को देखने के लिए, छोटे में मतलब बड़ा वस्तु छोटा देखने के लिए, और देखो जो भी पीछे वाला वस्तु रहेगा अगर बड़ा है तो अवतल में क्या होता था, अगर वस्तु सीधा है तो छोटा उल्टा दिखाई देता था अवतल में, लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं है। उत्तल में अगर वस्तु बड़ा है तो वो सीधा ही दिखाई देगा, लेकिन क्या वस्तु से प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। दूसरा नियम, दुकानों में का इस्तेमाल किया जाता है। दुकानों में भी देखते हैं कभी कभी कहीं कहीं शीशा लगाए रहते हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए, देखने के लिए। आ गया आपको समझ में। आगे देखिए, कह रहे गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी, गुण जो होता है, कह रहा बिंब यानी वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये आपका दर्पण है, मान लो ये आपका पोल हो गया, फोकस और केंद्र, कह रहा बिंब यानी वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक, इसका अर्थ है कि दर्पण का बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है। देखो इधर से ही प्रकाश इधर से ही आपतित होती है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर सीधी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जो भी दूरियां होती है, यह दर्पण का ये ध्रुव हो गया, तो यहाँ से ही सब दूरियां नापी जाती है ध्रुव से, ये सब दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक, तीसरा क्या कह रहा है,
मूल बिंदु के दाईं ओर, ठीक, ये आपका मान लीजिए है, ये आपका कौन सा हो गया, दाहिना, ये आपका बायां, ठीक। मूल बिंदु की दाईं ओर प्लस, तो ये आपका दाहिना हो गया। तो कह रहा है कि मूल बिंदु की दाईं ओर, दाईं ओर क्या होता है, देखो ये दाईं ओर है, प्लस से दर्शाया जाता है, मापा जाता है, और सभी धुरियाँ धनात्मक मानी जाती हैं। जबकि मूल बिंदु की बाईं ओर, ये मूल बिंदु है ना, इधर से बाईं ओर जो भी माप किया जब मेजर किया जाता है वो सब किस में माप किया जाता है, माइनस में दूरियां मापी जाती हैं। और चौथा क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। ये देखो, ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ठीक। कह रहा y, ऊपर की तरफ जितनी भी दूरियां नापी जाएगी सब क्या होंगी, प्लस होंगी। ये देखो, ऊपर की जो भी नापी जाती हैं क्या होती हैं, प्लस होती हैं, ठीक। और जो भी कह रहा पांचवा देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर, ये भी आपका y है, ठीक, नीचे भी y ऊपर भी y। तो ये कह रहा नीचे की ओर, आप जो नीचे की ओर मेजर करेंगे या नापेंगे तो वो माइनस में नापेंगे, ठीक। कह रहा है देखो, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक कहलाती हैं, ठीक है। इसमें देखो सब दर्शाया गया है। ये आपका क्या हो गया, दर्पण, देखो यहाँ पे लिखा है दर्पण। ये आपकी क्या होगी, ऊपर की ऊंचाई प्लस में। ये आपका कौन सा हो गया, बायां। ये आपका दाहिना हो गया, यहाँ देखो प्लस में है, इधर क्या है, माइनस में है। उसके बाद नीचे की तरफ माइनस है, ऊपर की तरफ प्लस में है। आ गया आपको समझ में, आगे ध्यान दीजिए। कह रहा बिंब की दूरी यू हमेशा ऋणात्मक होती है। बिंब मतलब वस्तु की दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। अब आप सोचो कि वस्तु की दूरी ऋणात्मक क्यों होती है। इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इधर क्या होता है, धनात्मक होता है। वस्तु किधर रखा जाता है, इधर रखा जाता है, तो क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। आया समझ में, इधर आप देखिए ऋणात्मक। फिर कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल वाले में क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है आपका, ये आपका अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जिसे देखिए, ये आपका अवतल फोकस किधर बनता है, इधर ही बनता है ना, तो इधर क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक। तो क्या हुआ, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें हमेशा धनात्मक होगा, ठीक। और इसका सूत्र भी है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। आपका b है, u है और f है। फोकस दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं, u ये आपका यहाँ से तक का u हो जाएगा, और जो वस्तु होता है उसकी दूरी देखो, b क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, बिंब यानी वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट, और ये आपकी f क्या हो गई, फोकस दूरी। अब आइए आपको आवर्धन पढ़ाते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब
वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, या प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई अनुरूप में है व्यक्त है। इसी आवर्धन का क्षमता यह है कि इससे पता चलता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसी के बारे में इससे पता चलता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन ये यम से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये कह रहा है प्रतिबिंब, इस आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये आपका एच डैश जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई और एच क्या हो गई, वस्तु की ऊंचाई हो गई, ठीक। उसके बाद अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यम बराबर एच आई बटे एच ओ। एच आई मतलब ऑब्जेक्ट, सॉरी आई मतलब इमेज ऑफ हाइट, और एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ठीक। और आपको अभी बताए हैं कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और जो दूरी नापी जाती है प्रतिबिंब की, वो बी से नापी जाती है और माइनस होगा, और यू क्या है, ये बस की दूरी नापी जाती है यू से, तो ये आपका यू हो गया, ठीक। तो एम बराबर एच आई अपान एच ओ बराबर माइनस वी अपान यू, ये आपका आवर्धन क्षमता बराबर हो गया। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, आइए हम आपको बताते हैं। कह रहा है यदि यम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यदि यम ऋणात्मक है तो वस्तु। अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कैसा होता है, ऋणात्मक होता है ना, तो ये आपका हो गया पहला। यदि यम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यानी अवतल दर्पण वाला हो गया। यदि यम धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। देखो प्रतिबिंब सीधा बनता है ना, आभासी होता है। आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे प्रतिबिंब लिखा ना, आभासी तथा सीधा होता है, तो क्या है आपका ये उत्तल दर्पण है, ठीक। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि एच आई बराबर एच ओ मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बराबर हैं तो यम बराबर 1 होगा, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। जैसे अभी आपका उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, ठीक। अगर केंद्र पे कोई वस्तु रहता था तो जाने के बाद फिर फोकस से होके गुजरता था, फिर फोकस से होके जाके केंद्र से, तो जहाँ काटती थी, ये देखो यहाँ पे फोकस जो केंद्र पे वस्तु रखी जाती थी, वहाँ प्रतिबिंब और वस्तु दोनों क्या होते थे, बराबर होते थे। तो ये आपका कहने का मतलब यही है। उसके बाद फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट अगर इमेज क्या है, जो प्रतिबिंब बना है वो छोटा हो और वस्तु क्या हो, बड़ा हो, तो उसका आवर्धन क्षमता 1 से कम होगा, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक। कह रहा है समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है, इसे प्लस साइन से आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। अब आप यहाँ देखिए, यदि आवर्धन क्षमता कह रहा है अगर पहले प्लस वैल्यू है और यम 1 से छोटा है, यम 1 से छोटा है, तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, ठीक। और अगर कह रहा है फिर दूसरा कह रहा है यम प्लस वैल्यू है, अगर यम जो है आपका 1 से बड़ा है तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। और फिर अगर यम माइनस वैल्यू है तो दर्पण अवतल होगा, ठीक। तो आपको आशा है कि हमारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा अच्छे से, और अपने जितने भी दोस्त हैं हाई स्कूल में उनके पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय क्लास तो ना कहीं कोचिंग जा पा रहे हैं ना क्लास कर पा रहे हैं, तो इसके द्वारा आराम से वो पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।